नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीछे अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अब देखिए, आज है हमारा लेक्चर 5। थोड़ा ब्रेक हो गया हमारा, ब्रेक के लिए सॉरी। ब्रेक क्योंकि लंबा हो गया, इतना लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लगभग 1 वीक का ब्रेक हो गया। खैर, हम अपनी क्लास को जहां ब्रेक किए थे वहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैसेज एक आ गया था क्या कि सर मास्टर क्लास स्टार्ट कर दिए तो अब क्लास लेना बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई। देख, मास्टर क्लास स्टार्ट करने का बेसिकली पर्पज ये है आप सबका रिवीजन कराना, कम समय में आपका रिवीजन कराना। दूसरा पर्पज क्या था कि भैया उस देखो वो एक पेड बैच है, 299 का हमने स्टार्ट किया था। तो एक तो है कि हम कम समय में आपकी सिलेबस को रिवीजन करेंगे, दूसरा हम उसमें प्रॉपर फिक्स तरीके से आपका मेंटरशिप करेंगे ताकि आपको टारगेट्स बता रहे हैं कि एग्जाम के लिए हमको क्या काम करना, और प्रॉपर एक डे बाय डे तरीके से हम आपको चेक कर पाए कि भैया आपका काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वहां पे हम अल्टरनेट या पूरा प्रयास रहेगा मेरा डेली, नहीं डेली तो अल्टरनेट आपके साथ जुड़ के गूगल मीट पे आपकी मेंटरशिप जरूर करूंगा। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। ये क्लासेस जो है ये चलती रहेंगी, वो क्लासेस अपनी जगह पे चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम वो स्टार्ट किए तो ये बंद करेंगे ना। हमने अपनी टेस्ट सीरीज और जो मास्टर क्लास है उसके अलावा हमारी ये चीजें चलती रहेंगी और पूरी प्रयास रहेगी, पूरी प्रयास का बिल्कुल कि ये क्लास वहां से बेटर रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो, अब मैं वहां पे 5 से 7 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी रिवीजन कराऊंगा, लेकिन यहां पे मैं पॉलिटी लगभग 25 क्लास में पढ़ाऊंगा, तो वहां रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। वो जरूरी है रिवीजन की मकसद से, लेकिन ये क्लासेस जो कि और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन क्लासेस से आप फिर यूपी पीसेस दो, कुछ भी दो, आपका काम नहीं रुकने वाला है। इतना डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो निश्चिंत रहना मेरे भाई, कहीं ब्रेक नहीं होगा, सब चीजें चलती रहेंगी। हाँ, एक निवेदन जरूर रहेगा, आप सब मास्टर क्लास से जरूर जुड़ो। क्यों? क्योंकि वो एक डे बाय डे तरीके पे हम लोग की जुड़ाव का एक माध्यम बनेगा। हम गूगल मीट से जुड़ेंगे, हम रिवीजन पे अच्छा काम करेंगे ताकि एग्जाम के पहले जितनी कमियां हो वो सारी कमियों पे काम कर सके। प्रॉपर मैं और रमन सर लगातार आपके एग्जाम तक जुड़े रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा बीच में कि भाई ये 299 रुपए मेरा डूब गया है, ये आपके अंदर एक बार भी फीलिंग नहीं आएगी। इस बात का आपसे वादा करते हैं जो मास्टर क्लास हमारी, ठीक है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत जरूरी है, मैं तो कहता हूं आप कम से कम 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाना आपको, नए पैटर्न बेस्ड, और 10 से 12 पेपर तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ पेपर आप मार्केट से उठा लो तो वो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, जिन लोग ने अभी मास्टर क्लास से नहीं जुड़े हैं आप जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जिनको लेना है वो भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम आएंगे अपने काम के ऊपर। तो भैया काम करते हैं, काम हमारा है उपराष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति में हमने भर भर के आर्टिकल्स पढ़े, बेहद इंपॉर्टेंट थे। पूरी एग्जीक्यूटिव में, पूरी कार्यपालिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जितना समय लेता है उतने ही समय में पूरी कार्यपालिका शेष खत्म हो जाती है। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक टॉपिक है उपराष्ट्रपति और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है महान्यायवादी। ये 2 मेजर टॉपिक आज हम करेंगे। आज के क्लास से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, हो ही नहीं सकता कि पेपर में क्वेश्चन ना आए, और इसके पहले भी जो किए हैं हो ही नहीं सकता वहां से क्वेश्चन ना आए। तो निश्चिंत मन से देखना, हमको पहली बात याद रखो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 आर्टिकल्स तैयार करने होते हैं। जो 3 आर्टिकल है पहले मैं वो आपको घटा दूं, यानी याद करा दूं, तो वो आर्टिकल है 63, 64 और 69। आर्टिकल 63, 64 और 69, 3 आर्टिकल्स हमको है जो हमको घोटना है या याद करना है। पहला आर्टिकल यानी आर्टिकल 63 क्या कहता है? तो आर्टिकल 63 कहता है कि भैया भारत में एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए। राष्ट्रपति तो है ही हमारे पास, तो हमारे पास एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई एक उपराष्ट्रपति हमको हमारे पास होना चाहिए। तो 63 कहता है एक उपराष्ट्रपति होंगे। अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो एक उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेंगे, वो काम किस रूप में करेंगे? तो वो राज्यसभा की पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, हम सबको पता है। तो अगला यानी आर्टिकल 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करेगा, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो भैया वो राज्यसभा क्या करेंगे? एक चेयरमैन के रूप में काम करेंगे, ठीक है, सभापति के रूप में काम करेंगे। और आर्टिकल 69 कहता है, क्या कहता है? तो उपराष्ट्रपति के शपथ के ऊपर, ओथ के ऊपर काम करता है, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताता है। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा?
तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अरे देखो, कभी भी आप इनका ओथ गूगल से डाउनलोड करना पड़ोगे तो वहां पे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य तो करते हैं, लेकिन जब ये ओथ लेते हैं, जब ये शपथ लेते हैं, तो उसमें राज्यसभा के सभापति वर्ड नहीं है, वहां पे उप राष्ट्रपति वर्ड ही है। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको खुद भी गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, ये कुछ बेसिक्स बात थी। आर्टिकल 63, 64 और 69 ये समझना था। एक तो चांस है कि यहीं से सिंपल क्वेश्चन बना के दे दे, पूरी चांस है, तो यहां से हमारा तैयार हो गया। अब मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा जो भी 2000 के करीब में लोग क्लास देख रहे हैं अभी करंट में, वो ध्यान दें कि इस होमवर्क का आंसर बताना। होमवर्क क्या है? हमने भाई उपराष्ट्रपति का पद लिया, तो हमने बहुत सारी चीजें जो ली हैं वो किसी ना तो किसी देश की जो अच्छी बातें थी उसको स्वीकार किया है। तो हम यही पूछेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, का जो पद है, किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। ठीक है जी, आप लोग कमेंट करके बता देना। अब आते हम लोग, हमने बेसिकली ये देख लिया। अब हम लोग समझेंगे एक बात को, जिस बात को समझे हैं वो है आपका इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। तो भैया हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने क्या देखा कि भाई राज्य विधानसभाओं की भी भूमिका होती है, डिटेल में देखा था, तो हम केवल इंट्रो समझते चलेंगे। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को देखते हैं तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहली बात ध्यान रखना कि इसमें राज्य विधानसभाओं की, राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है, कि कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है, पहली चीज। अब क्या होती है, तो निर्वाचक मंडल में मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है मेरे भाई कि संसद के सभी सदस्य इसमें होते हैं। तो जब मैं संसद के सभी सदस्य बोल रहा हूं तो इसमें संसद में मतलब क्या, संसद का मतलब लोकसभा, ठीक है, इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, और संसद का मतलब क्या, राज्यसभा, तो इसमें राज्यसभा के भी सभी सदस्य होंगे। तो निर्वाचक मंडल में यानी संसद के अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। अब आप बोलोगे सर सदस्य की जगह आपने सभी क्यों लिखा, तो सभी सदस्य लिखने का मतलब है कि भैया इसमें आपके निर्वाचित और मनोनीत, ध्यान देना, निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, हमने निर्वाचक मंडल समझ लिया, ठीक है, निर्वाचक मंडल पे ये क्वेश्चन बन क्या सकता है और इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। अब हम लोग देखेंगे योग्यता, हम देखेंगे कि भाई उपराष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस योग्यता को धारण करके कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं धारण करना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग डिफरेंस समझे तो जो तीसरा नंबर पॉइंट है ना, यही आपका डिफरेंस है किससे, राष्ट्रपति से, यही आपका डिफरेंस रखता है राष्ट्रपति से। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, देखो जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो हमने योग्यता में क्या पढ़ा, योग्यता में पढ़ा कि भाई जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करना चाहिए, यानी उसके पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रहनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना होता है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना होता है। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करनी होती है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करनी होती है। बाकी ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सेम है, वो क्या है, सेम है। किससे सेम है, तो राष्ट्रपति से। ठीक है, सेम है, क्या भाई 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए, सेम बात। तो एज ग्रुप कितना हो गया, 35 ईयर, और वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ये बातें तो क्लियर हो गई, तो योग्यता हमने समझ लिया। अब बताती है कि भाई पद से हटाने की प्रक्रिया क्या हो, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा
तो उनमें पद के हटाए जाने की प्रक्रिया में क्या था कि एक तो बात ये थी पहले पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में कि भाई अगर लोकसभा में चाहो तो लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में चाहो तो राज्यसभा में प्रस्ताव ला सकते हो। तो मतलब जिस भी सदन के जिस भी सदन में आप लेके आओगे उस सदन में ला सकते हो। लेकिन यहां पे क्या है कि भाई आपको चूंकि ये काम कैसे करते हैं तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव आएगा, जो रिजोल्यूशन आएगा वो कहां आएगा, वो आएगा राज्यसभा में। तो पहली बात क्या होगी कि भाई राज्यसभा में आएगा, पहली शर्त क्या, राज्यसभा में आएगा, ठीक है, ओनली राज्यसभा। प्रस्ताव कहां आएगा तो केवल राज्यसभा में, ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा की कार्यवाहियों की देखरेख करते हैं तो वहीं से आएगा। अच्छा, प्रक्रिया क्या है कि प्रस्ताव के लिए राज्यसभा के कुल सदस्यों के कम से कम, ठीक है, 1/4 मेंबर्स, यहां पे ये छूट गया है, 1/4 मेंबर, कम से कम 1/4 मेंबर्स, 1/4 सदस्य के 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, ठीक है, ध्यान दो, यानी 14 दिन पहले आपको उपराष्ट्रपति को इस बात का नोटिस देना होगा कि भाई आपके अगेंस्ट क्या आ रहा है, एक प्रस्ताव आ रहा है, ठीक है, और उसमें कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तो सदस्यों की 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए राज्यसभा के। आगे बात समझ में, तो अगर 1/4 सदस्यों की सहमति से 14 दिन पहले भाई इस बात को नोटिस दे दिया गया है तो ठीक बात है। अब मतदान प्रक्रिया कैसे होगी, तो देखो मतदान प्रक्रिया का सिंपल बात क्या है, यहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात की गई है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब समझना, ठीक है, यानी टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स राज्यसभा के कितने हैं, तो 245, यही कितने 245, तो अगर इस 245 के आधे से अधिक मेंबर इस प्रस्ताव के संबंध में वोट कर देते हैं, कितने मेंबर्स, आधे से अधिक, आधे से अधिक मेंबर, ठीक है, तो यानी आधे से अधिक का मतलब 246/2 कर दो, 246/2 कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 इतना हो जाएगा ना, 123 मेंबर हो जाएगा, हाँ 123 मेंबर हो जाएगा, ओके। तो इतने मेंबर्स की अगर सहमति बन जाती है फिर भाई काम हो गया, लगभग काम हो गया। लगभग वर्ड क्यों लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या मतलब, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या कि कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, 1/2 प्लस लिखा है, तो 1/2 प्लस का मतलब आधे से अधिक, मतलब समझ गए। तो यहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है, और यहां पे सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है लोकसभा से कैसे पास होना चाहिए, तो लोकसभा में यह प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, यहां पे उपस्थित और मतदान देने के आधे से अधिक, टोटल का आधे से अधिक की बात नहीं कर रहा है यहां पे। पहली बात में जब लोकसभा की बात कर रहा है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी वर्ड है, इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब 245 की आधे से अधिक होनी चाहिए, यानी 123 मेंबर्स होने चाहिए। ये नहीं कि वोटिंग करने 200 लोग उपस्थित हुए हैं तो 200 का हम 101 कर देंगे, ऐसा नहीं, हमको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन वहीं हमको पता है लोकसभा में क्या होना चाहिए, तो लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी की बात की है, सिंपल मेजॉरिटी, आज वोटिंग जितनी हो रही है उनके आधे से अधिक, तो ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। आगे समझ में। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई उपराष्ट्रपति के सर कार्य क्या होते हैं, ठीक है, कार्य क्या होते हैं। देखो एक तो हमने आर्टिकल नंबर यहां से 64 से समझा कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो जब राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे यानी वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कोई काम होता ही नहीं है, पहली चीज समझो। तो पहला काम क्या हो गया कि उपराष्ट्रपति के रूप में इनके पास कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता सर, क्योंकि ये क्या होते हैं कि भैया राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, तो राज्यसभा की कार्यवाहियों की देखरेख, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है वैसे राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति करता है। तो राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन करना, राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन करना, संचालन करना, ओके, संचालन करना, ये काम हो गया। आगे बात समझ में। अब अगली बात आते हैं। अगली बात क्या है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने पे, भाई मान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या है, अनुपस्थित हो गया।
अनुपस्थित रहने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई वही चीज, मान लो कोई आकस्मिक घटना हो गई या किसी कारण से वो अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित का कॉन्सेप्ट हमने पहले देख लिया है। तो होगा क्या कि भाई फिर राष्ट्रपति का पद छोड़ तो सकते नहीं है, तो ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में तो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण बस राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो क्या होगा भाई, मान लो कि एक कोई राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो पदेन सभापति के रूप में और भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या दोनों ही रूप में काम करेगा, तो आंसर आएगा नहीं। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जो पदेन सभापति वाली पोस्ट है वो खाली, तो उस पोस्ट को कौन भरेगा, तो जो उपसभापति है, देखो राज्यसभा में जो उपसभापति है वो पदेन सभापति के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां वाला मुद्दा क्लियर हो गया, राज्यसभा वाला मुद्दा। अब आओ इधर वाला मुद्दा, राष्ट्रपति वाला मुद्दा। तो जब भाई एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आया, तो आपको राष्ट्रपति की तरह कार्य करना है। तो जब आप राष्ट्रपति की तरह या राष्ट्रपति के कार्य को करेंगे तो आपको राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, दायित्व, विशेषाधिकार सब कुछ मिल जाएंगे, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति को मिले थे। यानी अब आप कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हैं, मतलब आप राष्ट्रपति ही हैं। तो भैया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई कितनी समय तक रह सकता है, तो 6 मंथ, क्योंकि हमको बताया कि 6 मंथ के अंदर राष्ट्रपति की पोस्ट पर फिर से रीइलेक्शन हो जाएगा और उनकी नियुक्ति हो जाएगी। मैक्सिमम ये टाइम लिमिट कितना है, मैक्सिमम है। तो पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि न्यूनतम 6 महीने तक, तो न्यूनतम 6 महीने नहीं, अधिकतम 6 महीने कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। आगे बात समझ में, जहां जहां दिक्कतें हो रही है बेसिकली ध्यान से समझते चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ जाओ, अब मान लो कि भाई कि एक चांस ये, एक कंडीशन ये बन सकता है, एक कंडीशन ध्यान दो, ये भी एक कंडीशन आ सकता है, ये भी एक कंडीशन आ सकता है। कंडीशन क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या समझो, फॉर एग्जाम्पल भाई प्रेसिडेंट का पद क्या हुआ, रिक्त हो गया, ऐसा कंडीशन आया है, ऐसा कंडीशन आया है जाकिर हुसैन जी के टाइम में, ठीक है, ध्यान देना। तो मान लो मान के चलिए आप लोग, ठीक है, और मान के चलिए कि प्रेसिडेंट का पद है किसी कारण से रिक्त हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जाकिर हुसैन साहब के समय में ऐसा हुआ था, जाकिर हुसैन साहब के समय 1969 शायद वो समय था, मैं एक बार देख भी लेता हूं, ठीक है, हाँ 1969 में क्या हुआ था कि जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई थी, ठीक है, तो ये स्थिति आई थी। तो जब ये पद रिक्त हो गया, भाई राष्ट्रपति की, तत्कालीन राष्ट्रपति की डेथ हो जा रही है, तो मींस क्या हो गया, पद रिक्त हो गया। तो नियमानुसार इस पद को कौन भरेगा, तो नियमानुसार इस पद को भरेंगे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर किसी कारण बस तत्काल में वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, किसी कारण बस अगर, ठीक है, मान लो डेथ हो गया, आप समझो, तो वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या आप बोलोगे क्या सर राज्यसभा का जो उपसभापति है वो काम करेंगे, तो आंसर है नहीं। फिर उसका काम, फिर काम क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इनकी जगह पे आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, फिर बारी किसकी आ जाएगी, उनकी आ जाएगी, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये टाइप करते वक्त कभी कभी न्यायाधीश या न्यायाधीश कर दो, ठीक है, न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, फिर ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब बात आती है कि सर क्या इतनी टफ कंडीशन कभी आई थी, इतनी टफ कंडीशन कि भाई प्रेसिडेंट की डेथ होगी या किसी कारण से पद अनुपस्थित हो गया और उसको भरने का काम वाइस प्रेसिडेंट का, और सौभाग्य से देखो या दुर्भाग्य देखो जो भी कह लो कि भाई वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं, तो फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। क्या ऐसी कंडीशन कभी आई है, तो यस, इसका आंसर आएगा हाँ आई है, और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे प्रावधान किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, फिर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसी कंडीशन आई एक बार इसी 1969 में, ठीक है, जब एम हिदायतुल्लाह साहब क्या बने थे, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जो कि कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। तो इकलौते ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं, ध्यान देना।
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब समझेंगे एम हिदायतुल्लाह साहब को समझते हैं। दे सकता है पेपर में क्वेश्चन, आजकल कुछ भी दे रहा है तो हम रेडी रहेंगे। एम हिदायतुल्लाह साहब को देखते हैं। तो एम हिदायतुल्लाह साहब के बारे में पहली चीज जानना कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 1968 टू 70। इस ड्यूरेशन के बीच में क्या है, चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना, भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं बात, वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। इन तीनों पोस्ट को इन्होंने संभाला हुआ है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति तीनों ही पद को पर इन्होंने कार्य किया है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ये क्योंकि उपराष्ट्रपति वाला हो सकता हो आप लोग नहीं ध्यान देते। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम किया, तो 1969 में, ठीक है। आर्टिकल 69 का भी संबंध किससे है, आर्टिकल 69 जो कि उपराष्ट्रपति के ओथ से संबंधित है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम हुआ, तो यहीं पे 1969, 2069 तो लिखोगे नहीं, 18 भी नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो 19 ही लिखोगे। तो ये 69 जो है ना, ये आर्टिकल, ये आपका ईयर पे भी क्वेश्चन आ जाएगा 69 वाला, तो आपको तैयार करा देगा। तो 68 से 70 तक ये क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और यहीं 69 में क्या होती है, ट्रेजेडी जाती है, जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो जाएगी, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और भारत के वाइस प्रेसिडेंट आगे चल के ये 79 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे और 84 तक इस पद पे कार्य करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। आप ध्यान देना, होमवर्क मेरे भाई क्या है, कभी कभी उपराष्ट्रपति के क्रम और राष्ट्रपति के क्रम के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी आपको होमवर्क दिया था, तो ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया। मेरी उम्मीद होगी मेरे भाई आप सब ये चीज तैयार जरूर करोगे, आपको तैयार करनी ही करनी है। अब लो फिर एक होमवर्क हमसे लो, फिर एक होमवर्क आप लोग लो हमसे, एक होमवर्क। ये होमवर्क वो है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन है, महान्यायवादी भारत का पहला कौन है। तो ये होमवर्क करना है, भारत का पहला महान्यायवादी, भारत का, थोड़ा अगर साइड में आवाज जा रही है तो आप माफ करना हमको, भारत का पहला महान्यायवादी, भारत का पहला महान्यायवादी, न्यायवादी, ठीक है। आप समझो बात को, भारत का पहला महान्यायवादी कौन है, ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम समझेंगे अटॉर्नी जनरल को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के ऊपर चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के ऊपर चर्चा किया गया है। भारत का महान्यायवादी क्या होते हैं, तो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, या कहीं कहीं लिखा मिल जाता है कि प्रथम विधि अधिकारी, ठीक है, फर्स्ट लीगल एडवाइजर भी होते हैं। तो चीफ लीगल एडवाइजर कौन है, तो चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में जो काम करते हैं वो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल करते हैं। इनका काम क्या है, मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, इनकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, थोड़ा सा वो स्पेस नहीं हो पाया है, ठीक है, यहाँ पे मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। हाँ, हालांकि हमको होता है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो मंत्री परिषद की सलाह के साथ ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार इन्होंने ये काम किया होगा। अच्छा, नॉर्मली इनका पोस्ट तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति पे ये निर्भर है कि ये कब तक काम करेंगे, मैक्सिमम 5 ईयर। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। अच्छा, योग्यता क्या है, तो योग्यता ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये न्यायाधीश बनने में सक्षम हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। वेतन कहीं संविधान में प्रयोग नहीं है, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा इनके वेतन का निर्धारण किया जाता है कि भैया इनको कितना वेतन दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है लगभग 4 लाख रुपए, लगभग 4 लाख क्या, 4 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन 4 लाख रुपए मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने का मिलता है। लेकिन महान्यायवादी को वेतन कितना मिलेगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पे निर्धारित किया जाता है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र नहीं है। तो महान्यायवादी पे हमको 76 याद करना है, और वेतन पे भी इनके क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमको वेतन वाला ये पॉइंट ऑफ याद रखना।
कभी पेपर में यहां से चीफ लीगल एडवाइजर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग आते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है, मुख्य कार्य देखो क्या होता है। तो एक तो हमने क्या बताया भाई, ये चीफ लीगल एडवाइजर है। लीगल एडवाइजर मतलब कानूनी सलाहकार है। तो भारत सरकार की क्या होते हैं, जो प्रमुख कानूनी सलाहकार हैं, यानी किसी मुद्दे पे, किसी सूज पे, किसी बात पे भारत सरकार इनसे क्या कर सकती है कि लीगल एडवाइस मांग सकती है। मानना ना मानना ये बाध्यकारी नहीं है। एडवाइजर का मतलब केवल सलाह देना आपका काम है। हम मानेंगे नहीं मानेंगे हमारे ऊपर। भारत के विभिन्न न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखना। भाई भारत, अब देखोगे कि XYZ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, सॉरी। तो भाई क्या भारत सरकार, मोदी जी खुद जाएंगे अपने पक्ष रखने? तो नहीं, भारत सरकार की तरफ से जो चीफ लीगल एडवाइजर होगा वो जाता है। तो भारत सरकार के जो पक्ष हैं उसको रखने का काम किसका होता है? तो चीफ लीगल एडवाइजर का होता है। ठीक है, संवैधानिक मुद्दों पर ये राय देते हैं। ठीक है, अपने ओपिनियंस देते हैं, प्रोवाइड्स ओपिनियंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जो संवैधानिक मुद्दे हैं उन पे अपने ओपिनियंस भी रखते हैं। इनके विशेषाधिकार के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, इनका जो विशेषाधिकार है क्या है, जानना कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। जानना क्या लिखा है कि संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी संसद में मान लो कि किसी बात पे डिबेट चल रहा है। ठीक है, किसी भी बात पे, जैसे मान लो अभी आपका तत्काल में किस मुद्दे पे ज्यादा डिबेट चल रहा है। ठीक है, तो वो आपका है ठीक है, रेशन में अभी आपका जो चल रहा डिबेट वो चल रहा आपके वक्फ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल हम लोग लेके आए हैं तो उसके ऊपर चल रहा है। तो भाई अगर इस कार्रवाई में वो भाग लेना चाहे तो भाग ले सकता है। ठीक है, बात कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोटिंग का अधिकार किसको होगा? जो मेंबर होगा, जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा वो। और चूंकि महान्यायवादी क्या है? मेंबर तो है नहीं, ये मेंबर है नहीं, इसी के लिए इसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार किसको मिलेगा? तो जो सदस्य होगा, भाई सदस्य ही वोटिंग का अधिकार मिलेगा। तो ये भाग ले सकता है, ठीक है, सुन सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। संसदीय समितियों का ये सदस्य बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात को कि जो समय समय पे विभिन्न मुद्दों के लिए संसदीय समितियों का गठन किया जाता है, तो उन संसदीय समितियों का ये सदस्य बन सकता है। ये भी इसका विशेषाधिकार है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने संसद की कार्यवाही के बारे में बताया, अगर यही संयुक्त अधिवेशन हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर यही संयुक्त अधिवेशन हो तो क्या होगा? तो सेम बात है, संयुक्त अधिवेशन में भी इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ध्यान देना, संयुक्त अधिवेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, बात करेगा, अपनी बात रख सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। ठीक है, वोट नहीं करेगा। ये चीज हम लोग ध्यान से समझ जाएंगे, ये चीज हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब देखो कल हमारा जो टॉपिक होगा, तो कल आपको बता दें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक तो हम लोग कल कैग देखेंगे। पहले हमको पता है कि आर्टिकल 148 में कैग के ऊपर चर्चा है। कैग एक्ट आप लोग बताओगे कब आया था? कैग एक्ट कब आया था? ठीक है, तो आप चाहो तो बता दो। फिर हम लोग कैग के अंदर में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, नियुक्ति कौन करता है, इनके त्याग पत्र रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह सब चीज देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कैग की फिर कार्य एवं शक्तियां देखेंगे कि भाई कैग की क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कल हमारा एक मेजर टॉपिक कैग स्टार्ट होगा। कैग के बाद से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा प्रधानमंत्री। वो हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री होगा। तो कल कैग देखेंगे, कैग के बाद से हम लोग प्रधानमंत्री देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्टार्ट कर देंगे। तो कल हमारा बेसिकली ये टॉपिक स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 6 में, लेक्चर 6। ठीक है, तो चूंकि डिफरेंट टॉपिक है, इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको समझ लें तो कोई इश्यू नहीं आएगा। जय हिंद।